सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लास। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपने फिजिक्स क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने इसके पिछले क्लास में 10 आपको कराए थे। थ्योरेटिकली हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका ह्यूमन आइज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन तथा डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी हमारी 3 चैप्टर की समाप्त हो चुकी है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके हमने 10 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि जो क्लियरिटी है पहले से ही आप लोगों की हो चुकी रहे एग्जाम के पहले। ये नहीं कि बाद में थ्योरी पढ़ने के बाद एकाएक पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो तो कुछ दिमाग में आएगा नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हम लोग ये क्लास। जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, यानी आपके सामने ऑप्शन है, देखिए ए काल्पनिक यानी वर्चुअल, बी वास्तविक यानी रियल, सी दोनों बोथ, डी कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। डी क्या है? नॉन ऑफ दीज। यानी कि जब प्लेन मिरर में हमारा बनता है, जो भी हमारा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है? काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है कि दोनों रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। क्या होता है? हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण बनाता है, यानी द प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड ए वर्चुअल इमेज ऑलवेज। यानी आपका जो ऑप्शन ए है काल्पनिक, वो सही है, यानी समतल दर्पण में हमेशा ही वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मैंने टिक लगा दिया है आपके ऑप्शन ए पे, यानी आंसर ए जो है वो सही है। दूसरा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, यानी परावर्तित किरण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड, यानी जो किसी स्रोत से प्रकाश की किरण जब आती है और अभिलंब के बीच में जो पड़ती है तो उनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? कौन सा एंगल उसको कहा जाता है? इंग्लिश में जब लिखते हैं तो द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। तो आपका पहला ऑप्शन है आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल, दूसरा है निर्गत कोण यानी इमर्जेंट एंगल, तीसरा है दोनों यानी बोथ, और डी है कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो मैंने आपको जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था तो इसके 2 नियम पढ़ाए थे। आपतन का कोण उसके परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतन का कोण, परावर्तन का कोण और अभिलंब पर खींची गई दूरी तीनों एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा कि निर्गत किरण और आपके अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण यानी इमर्जेंट एंगल कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। तो इसको लिख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी सही है। तीसरा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? विच मिरर फॉर्म्स ए लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब को, वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है ए उत्तल, बी समतल, सी अवतल और डी कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। पहला क्या है? उत्तल,
बी समतल और डी अवतल। यानी देखिए समतल जो है हमारे जैसा हमारा शरीर है उसी के मुताबिक हमारा प्रतिबिंब बनाता है, यानी हूबहू प्रतिबिंब बनाता है, ना बड़ा बनाएगा ना छोटा बनाएगा। सिर्फ वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित रहती है ये डिपेंड करता है समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का। उत्तल दर्पण हमेशा ही याद रखिएगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है वो हमेशा ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म ए लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आपका जो ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ये जो है हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जब आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो देखते हैं कि हमारा जो चौथा प्रश्न है यानी फोर्थ नंबर का, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ती है। यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट्स बेंड। यानी जब कोई प्रकाश की किरण कांच से हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ती है। तो आपका ऑप्शन ए देखिए, अभिलंब से दूर यानी फार टू नॉर्मल, अभिलंब से निकट नियर टू नॉर्मल, सी दोनों तरफ बोथ साइड, डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से निकट अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब से निकट आती है। याद है आप लोगों को, जो नई वीडियो देखे होंगे पुरानी वीडियो जाके देख लीजिएगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इट्स बेंड टू नियर टू नॉर्मल। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यूज्ड एट साइड मिरर। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। आप लोग देखे होंगे बाइक में साइड मिरर लगाया जाता है, यानी दोनों तरफ ग्लास लगे होते हैं। कार में भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी साइड मिरर लगे रहते हैं। तो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप लोग बाइक पे बैठे होंगे या कार में बैठे होंगे, बड़ी गाड़ियों में बैठे होंगे, तो देखे होंगे कि साइड मिरर में पीछे की आती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। तो जब बाइक हो, कार हो या बड़ी गाड़ियों के साइड मिरर में जब हम देखते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो आप लोगों को याद होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। यानी आपका डी ऑप्शन जो है उत्तल दर्पण वो क्या है, सही है।
या कोई पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यूज्ड एज साइड मिरर ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी हम लोग हमेशा ही साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 10 cm देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको पढ़ाया था कि फोकस दूरी बराबर यानी f बराबर r/2। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है r, हमारे पास दिया हुआ है f। क्या दिया हुआ है? f। इस पे भी पुट कर सकते हैं, पहले सूत्र को भी निकाल सकते हैं। अब f को हम इधर ले जाएंगे तो r किधर आएगा? इधर आ जाएगा, यानी r बराबर f इंटू 2, यानी हमारी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो हम क्या करेंगे, f हमको मालूम है 10 इंटू 2 इजकल टू 20 सेंटीमीटर, आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन है ए 5 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, यानी हमारा सी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर सही है। तो एक बार फिर से मैं समझा दूं कि मैं आपको पढ़ाया था कि फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। f को हम लोग इधर ले जाते हैं तो r किधर आएगा, यानी r को जब इधर लाते हैं तो f क्या हो जाएगा? इंटू में चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आएगा तो 2f हो जाएगा, ये f इंटू 2 हो जाएगा। हमको फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मालूम है, हम 2 से इसको गुणा करते हैं, 10 2 जा 20 यानी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। देखेंगे हमारा 20 सेंटीमीटर कहाँ है, तो सी ऑप्शन हमारा 20 सेंटीमीटर सही है। तो इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अभी तक मैंने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार बोर्ड पे देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज ए यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ मोटर कार। तो अब देखिएगा जितने भी बाइक हो, मोटर कार हो, ट्रक हो, सबके हेडलाइट का जो प्रकाश होता है वो एक जगह ही अवस्थित होता है। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण से जब प्रकाश लौटता है तो वो छितरा कर यानी प्रसारित होकर लौटता है, लेकिन अवतल दर्पण से एक जगह फोकसित होकर लौटता है। तो याद रखिएगा कि मोटर कार, कोई भी बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, सबके हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। तो हमारा क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। व्हाट इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ ए मोटर कार। पहला है ऑप्शन अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण, यानी चौथा जो है हमारा सही है। 8वां है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ सर्च लाइट इज। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी है बी तथा सी। आप लोग पिक्चर में देखे होंगे कि कभी कभी जेलों में सर्च लाइट चलते हुए दिखती रहती है। प्रकाश कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो गोल गोल घूमते रहता है। तो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है?
तो देखिएगा कि जब वो सर्च लाइट घूमता है तो टॉर्च की तरह घूमता है, यानी एक जगह फोकसित होता है। तो फोकसित कौन कर सकता है? अवतल दर्पण कर सकता है। तो उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयुक्त होता है या उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग? तो दाढ़ी बनाने आप जब गए होंगे तो आप लोगों को दिखता होगा, जब आप बैठते होंगे, कि आप काफी नजदीक दिख रहे हैं। कैसा दिख रहे हैं? काफी नजदीक दिख रहे हैं और बड़ा दिख रहे हैं। तो अवतल दर्पण जो है वो क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ही याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए है उत्तल, समतल, अवतल और ए तथा बी। तो इसमें आपका सही आंसर है सी, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में यानी शेविंग करने के लिए किया जाता है। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है 10th नंबर, जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है कहलाता है। थ्रू विच लाइट कैन पास इजिली इज कॉल्ड। ए है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, बी है अपारदर्शी ओपेक, सी है पारभासी यानी ट्रांसुलेंट, एंड डी कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार कर जाता है पारदर्शी कहलाते हैं, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है उसे पारभासी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है कहलाता है। तो थ्रू विच लाइट कैन पास इजिली इज कॉल्ड, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी से प्रकाश का भाग जो है वो सीधे सीधे पार कर जाता है। तो ये रहा आज के आपके क्लास का 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर हम लोग फिजिक्स क्लास में फिर आपके सामने चैप्टर 1 का प्रकाश के परावर्तन का 10 या उससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।